नमस्कार मित्रों, मैं हूं प्रभा शर्मा। कल एक बच्चे का कमेंट्स आया था कि मुझे कक्षा 8 दिव्यम से 140, 141 और 142 पृष्ठ के एक्सरसाइज मैं पूरी करवा दूं, क्योंकि कल उसका एग्ज़ाम है। तो मैं उसके लिए और आप सबके लिए ये वीडियो बना रही हूँ। ये पेज नंबर है 140, इसका पैराग्राफ मैं कराती हूँ। एकदा चत्वारः ब्राह्मण कुमारा आसन् तेषां त्रय शिक्षा प्राप्य विद्वांस अभवन्। परम एकः निरक्षरः एव अतिष्ठत्। विद्या प्राप्य त्रय कुमाराः अहंकारिणः अभवन्। यत् किंचित् कर्म सहसैव विचारं विना एव अकुर्वन्। निरक्षरः च कुमारः सर्वदा सहजबुद्धया विचार्य एव कार्यं करोति स्म। एकदा वने गच्छन्तः ते एकस्य सिंहस्य अस्थिपञ्जरम् अपश्यन्। त्रय विद्वांस कुमारा हर्षिता अभवन्। अवदन् च, वयम् एतं सिंहं जीवितं करिष्यामः। अस्माकं विद्यायाः कौशलस्य उत्तमं परीक्षणं भविष्यति। निरक्षरः बालात् तान् निवारितवान्, परं विद्यादर्पेण अभिमानिनः ते न आशृण्वन्। अनन्ततः जीवितः सिंहः तान् विदुषः कुमारान् एव अखादत्। निरक्षरः कुमारः वृक्षम् आरुह्य स्वप्राणान् अरक्षत्। अतः कथ्यते विद्याया बुद्धि उत्तमः। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि 4 ब्राह्मण पुत्र थे, जिनमें 3 बहुत ही विद्या में पारंगत थे, लेकिन एक निरक्षर था लेकिन बुद्धिमान था। रास्ते में जब वो 4 कहीं जा रहे थे तो उन्हें एक मरा हुआ शेर दिखाई दिया, जिसकी हड्डियां बिखरी हुई थी। उन चारों ने कहा, हम अपनी विद्या से इसको जीवित करेंगे। चौथे जो कुमार था उसने उनको रोका कि ये जीवित शेर आपको खा जाएगा, इसलिए मत करो ऐसा। लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने उस शेर को जीवित किया और वह शेर उन तीनों को खा गया जीवित होकर। लेकिन जो चौथा था वह पेड़ पर चढ़ गया और उस तरह उसने अपने प्राणों की रक्षा की। तो इसीलिए कहा गया है कि अगर आप विद्यामान हैं, आपके पास विद्या है, और अगर आप अपनी बुद्धि से काम नहीं लेते तो आपकी विद्या भी बेकार चली जाएगी, क्योंकि बुद्धि विद्या से अधिक उत्तम होती है। अगर आप के पास विद्या नहीं है और बुद्धि से काम करते हैं तो आप निश्चित ही अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। तो हम इसकी अब एक्सरसाइज करते हैं। अस्थि पंजरः कस्य आसीत्। अस्थि पंजर यानी हड्डियों के जो टुकड़े थे वो किसके थे? तो किसके थे? सिंहस्य, सिंह के थे। तो इसका कस्य की जगह लिख देंगे आप सिंहस्य, क्योंकि एक पदेन उत्तर है ये। चतुर्था कुमार कीदृशात्। चौथा जो राजकुमार था, बालक था, वो कैसा था? वो निरक्षर था। 3 बुद्धिमान थे लेकिन एक निरक्षर था, बिना पढ़ा लिखा था। पूर्ण वाक्य में त्रय विद्वांस कुमारा कार्य कथम कुर्वन्ति स्म। तीनों विद्वान जो कुमार थे, बच्चे थे, वो कैसे कार्य करते थे? तो कैसा कार्य करते थे वो? सहसैव विचारम बिना। उनके पास विद्या तो थी लेकिन वो अचानक बिना विचार के ही कार्य कर लेते थे, इसलिए उनका कार्य निष्फल हो जाता था और गलत हो जाता था। तो आप यहाँ पर कथम की जगह क्या लिखेंगे? सहसैव विचारम बिना। जैसे आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है निरक्षर एव ये विद्या प्राप्त त्रय कुमारा अहंकारणा अवन। उनके पास अहंकार था, इसलिए यत् किंचित कर्मम सहसैव विचारम बिना एव अकुर्वन्। वे कोई भी कार्य बिना विचार किए ही कर देते थे। तो आप कथम की जगह लिखेंगे सहसैव विचारम बिना, और बाकी पूरा आप सेंटेंस ऐसे ही लिख देंगे तो आपका पूरा उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर है अस्थि पंजरम दृष्ट्वा विद्वांस कुमारा किम अवदन्। किम अवदन्, क्या कहा? उस हड्डियों को देखकर उन तीनों कुमारों ने क्या कहा? तो क्या कहा बस ये लिखेंगे आप, वयम एतम सिंहम जीवितम करिष्यामः। उन्होंने कहा था कि हम इस शेर को जीवित करेंगे। तो आप पूरा पहले यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे विद्वांस कुमारः अवदन्। किम नहीं लिखेंगे और किम की जगह फिर बाद में आप यह लिख देंगे तो आपका पूरा उत्तर हो जाएगा। कैसे होगा? अस्थि पंजरम दृष्ट्वा विद्वान कुमारा अवदन् वयम एतम सिंहम जीवितम करिष्यामः। ये आपका पूरा उत्तर
हो जाएगा। अब देखते हैं भाषा कार्य में। भाषा कार्य में कुमारा इति पदस्य विशेषण पदम किम, इस कुमारा का विशेषण पद हमको ढूंढना है। तो हम वापस जाएंगे तो देखेंगे कुमारा कहाँ है। कुमारा यहाँ है। कुमारा से पहले क्या आया है, त्रय, तो त्रय इसका विशेषण पद हो गया। तो यहाँ पर हम त्रय पर टिक कर देंगे। फिर है अखादत इति क्रियाया कर्तृपद किम, अखादत का कर्तृपद क्या है। फिर हम अखादत पर जाएंगे। अखादत कहाँ पर है हम ढूंढेंगे। अखादत ये है, तो अखादत से पहले हम देखेंगे अखादत का कर्ता कौन है। ये क्रिया है, इसका कर्ता कौन आया है, तो किसने खाया, सिंह, तो इसका कर्ता हो गया सिंह। तो हम सिंह पर इसको टिक कर देंगे, ये आपका पूरा उत्तर हो जाएगा। इसी तरह से हम अगला गद्यांश पढ़ते हैं। श्रीमान सुंदरलाल बहुगुणा महान पर्यावरणविद अस्ति। श्रीमान सुंदरलाल बहुगुणा एक महान पर्यावरणविद थे। ग्रामं ग्रामं गत्वा एषा हिमाचल प्रदेश वासिभ्यः पर्यावरणस्य महत्वम् उपासिदत्। इन्होंने गांव-गांव जाकर और हिमाचल प्रदेश वासियों को पर्यावरण के विषय में उपदेश दिए। 1973 तमे वर्षे अप्रैल मासस्य द्वाविंशतितम्यां तारिकायां हिमाचल प्रदेशस्य चमोली जनपदे गोपेश्वर नाम्नि ग्रामे यदा नारियवृक्षान् अशलस्य मरिष्यामः इत्येताम् उद्घोषणाम् अकुर्वन्। उन्होंने हिमाचल प्रदेश में 1973 ईस्वी में उन्होंने अप्रैल मास के महीने की 22 तारीख को हिमाचल प्रदेश 22 को अप्रैल को हिमाचल प्रदेश के चमोली जनपद के गोपेश्वर नाम में गांव में जाकर ये कहा कि जो नारियां हैं वे ही इन वृक्षों को मारने से बचाएंगी। इत्यताम उद्घोषणाम अक्रम, ऐसी उन्होंने उद्घोषणा की। तदा वृक्षाणाम छेद कर वृक्षेदनात् विरमन, और तभी वृक्ष को काटने वाले लोग ये काम रोकेंगे। तथा चिपको आंदोलन अकुर्वन् प्रावर्तत, इसलिए उन्होंने चिपको आंदोलन नाम का एक आंदोलन चलाया। इसमें क्या होता था, जब कोई वृक्ष काटने आता था तो महिलाएं उस पेड़ से चिपक जाती थी और जिससे वह वृक्ष नहीं काट पाते थे। एषा जनान उद्बोधयत् यत् वृक्षा व्यवसायस्य कृते न सन्ति, और उन्होंने बताया कि लोगों को बताया कि वृक्ष व्यवसाय करने के लिए नहीं होते, अपितु मृत्तिकाया रक्षार्थम में मिट्टी की रक्षा के लिए होते हैं। जलस्य अवरोधनार्थम, जल को रोकने के लिए होते हैं। ऑक्सीजन वायु च संरक्षणार्थम संति, और ऑक्सीजन यानी शुद्ध हवा के लिए वो हमारे जीवन की रक्षा के लिए ही होते हैं। तो अब हम देखते हैं इसका अभ्यास कार्य। श्री बहुगुणा का आशीष, श्री बहुगुणा कौन थे, तो क्या थे, पर्यावरणविद। तो यहाँ पर हम एक पदेन उत्तर में लिख देंगे पर्यावरणविद। बहुगुणा महोदयन किम नामना आंदोलन प्रारंभ, उन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया था, तो चिपको आंदोलन चलाया था। हम यहाँ पर चिपको लिख देंगे। फिर पूर्ण वाक्य में लिखेंगे वृक्षा वस्तुतः किमर्थम संति, उन्होंने कैसे क्या बताया था कि वृक्ष किसके लिए होते हैं। तो हम यहाँ से बताएंगे, इसका उत्तर देखेंगे। ये ते मृत्तिकाया रक्षार्थम जलस अवरोधनाम ऑक्सीजन वायु च संरक्षणार्थम संति। तो यहाँ से यहाँ तक आपका ये पूरा एक उत्तर हो जाएगा। दूसरा है कस्मिन प्रदेश से ग्रामा च इदम आंदोलन आरभत, कौन से प्रदेश के किस ग्राम से आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो आप लिखोगे हिमाचल प्रदेश से लेके चमोली जनपद गोपीनाथ यदा ग्रामे तक लिखोगे आप, इसको ग्रामे तक लिखेंगे, ठीक है, इसको ग्रामे तक लिखेंगे। उसके बाद आप यहाँ ये प्रश्न लिख देंगे इदम आंदोलन आरभत, ठीक है ना। ये मैंने पूरा ही लिख दिया, आप इसको देखकर भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये मैंने पूरा यहाँ पर लिख दिया, ये आपका पूरा वाक्य का आंसर हो गया है। फिर है भाषा कार्य। ईशा जनान उद्बोधित, अत्र ईशा किसके लिए आया है, सुंदरलाल बहुगुणा के लिए। तो यहाँ पर हम टिक के लिए करेंगे। महिरूढ़ा अस्त पर्यायम चुनुत, महिरूढ़ा का पर्याय पद हमको चुनना है। तो महिरूढ़ा का मतलब होता है वृक्षा, तो वृक्षा इसके पर्यायवाची हो गया। तो यहाँ पर हम इसको
टिक कर देंगे। तीसरा है एकदा एकः नृपः केठाय वनम आगच्छत। एक बार एक राजा शिकार करने के लिए वन में आया। तत्र एकम सुंदरम मृगम दृष्ट्वा सा तम अन्वागच्छत। वहाँ पर एक सुंदर मृग देखकर वह उसके पीछे दूर तक चला गया, उसके पीछे भागते हुए। शीघ्रम एव सा चांडालानाम ग्रामम प्राप्नोत। शीघ्र ही उसको एक चांडालों का गांव था, जहाँ पर चांडाल दुष्ट लोग रहते थे, उनका गांव मिला। तत्र नृपम दृष्ट्वा एव वृक्षस्योपरि एका शुका प्रहर प्रहर मारय मारय इति उच्च स्वरेण चीत्कारम अकरोत। वहाँ पर उस राजा को देखकर पेड़ के ऊपर बैठा हुआ एक तोता प्रहर प्रहर प्रहार करो मारो मारो ऐसा जोर जोर से चिल्लाने लगा। विस्मितः राजा दूरम अपसृतवान। आश्चर्यचकित राजा दूर चला गया। मार्गे मुनि नाम आश्रमा आसन। अब मार्ग में उसको मुनियों के आश्रम मिले। तत्रापि एका सुखा वृक्ष उपविष्ट आसीत। वहाँ पर भी एक तोता वृक्ष पर बैठा हुआ था। स राजानम दृष्ट्वा मधुर स्वरेण अवदत। मैं राजा को देखकर मधुर स्वर में बोला, आर्य स्वागतम भवताम। आर्य आपका स्वागत है। उपविश्यताम आप बैठ जाइए। जलम फलानी च ग्रहणताम आप जल और फल का ग्रहण कीजिए। राजा पुनः चकिता अभवत। राजा पुनः चकित हो गया। तथा आश्रमस्य ऋषि राज्ञा कौतूहलम शांतम अकरोत। तब वहाँ पर जो ऋषि लोग थे उन्होंने राजा के कौतूहल को शांत किया। उन्होंने बताया उनको सावधत उन्होंने बताया, एतो द्वयो एव सुको सहोदरो स्ता। ये दोनों तोते भाई हैं, एक ही उदर के उत्पन्न हुए हैं, अर्थात दोनों भाई भाई हैं। एका चांडाला सह वसती। एक चांडालों के साथ रहता है, चांडालों के दुष्टों के साथ रहता है, दुष्टों के गांव में। अर्थात तेषाम वचनानि अनुक्रोति। इसलिए वह उन्हीं के वचनों का पालन करता है। अपरा मुनि भी सह उषित्वा सद्वचनानि वदति। और जो दूसरा है वो मुनियों के साथ रहते हुए अच्छे वचन बोलता है। एतत् सर्वम संगते प्रभाव। ये सभी संगति का प्रभाव है। अर्थात यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि हम भले ही अच्छे हों, भाई भाई हैं, लेकिन जहाँ हमें संगति बुरी मिलती है तो जो बुरी संगत में रहता है वो बुरा हो जाता है, जो अच्छी संगत में रहता है अच्छा हो जाता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छी संगत करना चाहिए। अब देखते हैं राजा किमर्थम वनम आगच्छत। राजा क्यों वन आया था? आके ठाए, शिकार करने के लिए आया था। तो यहाँ पर आके ठाए इसका उत्तर हो गया। कहे से उषित्वा सुखा मधुरम बदती स्म। किसके साथ रहने पर जो दूसरा सुख था, तोता था, वो मधुर बोलता था? तो मुनियों के साथ रहने पर। फिर है आश्रम से सुखा किम अवदत। आश्रम का सुख तोता क्या बोलता है? तो आश्रम का तोता क्या बोला? सह राजा नाम दृष्टवा मधुर श्रेण अवदत। तो यहाँ से यहाँ तक आपको ये पूरा आपको एक उत्तर मिल जाएगा। आपका ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा एक उत्तर है, इसको लिख लेना, मैंने मार्क कर दिया है। और दूसरा है केन कारणेन प्रथम सुखा मारे मारे इति बदती। किसके कारण वह तोता मारे मारे बोलता है? तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर? इसका उत्तर देखो, जो उन्होंने बताया था ये कि एक है चांडालय से बसती स्म अतः तेषाम वचनानि अकरोति। इतना लिखोगे आप, ठीक है। दूसरा, और उसके बाद लिखोगे ये केन की जगह लिखोगे इति कारणेन प्रथम सुखा मारे मारे इति बदती। तो ये आपका पूरा हो गया। दूसरा भी देख लेते हैं, लास्ट है ये। चिन्मय एका चतुरा बाला अस्ति। चिन्मय एक चतुर बालक है। जनका अम्मा च यथा तम पश्यता तथा एव तुष्यता। माता पिता भी उसको देखकर प्रसन्न होते हैं। चिन्मयस्य द्वे भगिन्यो अपि स्ता। चिन्मय की दो बहनें भी हैं। ते सर्वे प्रातः माता पिता नमन्ति। वे सभी सुबह उठकर माता पिता को नमस्कार करते हैं। ज्येष्ठा भगिनी वैशाली पठने अतीवा कुशला अस्ति। बड़ी बहन वैशाली पढ़ने में बहुत कुशल है, अच्छी है। अनुजा
मिताली अपि कुशाग्र बुद्धि अस्ति। छोटी बहन मिताली भी कुशाग्र बुद्धि की है। ते चिन्मय अपि पाठयता, वे दोनों चिन्मय को भी पढ़ाती है। माता तेव सूपम ओदनम चा पचती, जो उनकी माता है वह ओदना मतलब चावल, ओदना मतलब चावल और सूपम मतलब सूप यानी सब्जी, रस वाली सब्जी पकाती हैं। इसको हम खीर भी बोल सकते हैं। जनकः रमणः सर्वैव मिष्ठान्नानि फलानि च आनयति। पिता रमण सबके लिए मिठाई और फल लाता है। सा सर्वैव कीटकानि अपि क्रीणाति, वह उन सबके लिए खिलौनों भी खरीदता है। ते ग्रीष्मावकाशे भ्रमणाय गच्छन्ति, वे गर्मियों की छुट्टियों में घूमने जाते हैं। चिन्मय वैशाली मिताली च समय समय जनकस्य अम्माया च सहायतां कुर्वन्ति। चिन्मय वैशाली और मिताली समय समय पर अपनी माता और पिता की सहायता करते हैं कार्य में। ते सर्वे मिलित्वा एव सर्वाणि कार्य कुर्वन्ति, वे सब मिलकर ही सारा कार्य करते हैं। एते बालका तु सुयोग्या चतुरा च सन्ति, इस तरह से बच्चे सुयोग्य और चतुर बनते हैं। अतएव तेषां परिवारे समृद्धि सुखम च स्था, इसीलिए उनके परिवार में सुख और समृद्धि है। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। एक पदन में वैशाली पत्नी कीदृशा आसीत्, तो कैसी थी वो? कुशला, कुशला है वो। वैशाली पत्नी अतीव कुशला आसीत्, तो कुशला उसका उत्तर हो गया। सुपोदनम का पचती, कौन बना रही है सुपोदनम? तो माता, तो यहाँ पर माता उत्तर हो गया। जनका बालेब किम करोति, जनका बच्चों के लिए क्या करता है? तो जनका बालेब, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका ये पूरा यहाँ तक बल्कि कर लेना, ये आपका पूरा एक उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्रीणाति तक। उसके बाद में है परिवारे सुख समृद्धिम च कथम स्था, परिवार में सुख समृद्धि क्यों होती है? तो यहाँ से आप लिखोगे ते से लेकर आप यहाँ पूरा लिख लोगे, ये आपका दूसरा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ते से लेकर आप पूरा लास्ट तक लिखोगे तो आपको पूरा उत्तर हो जाएगा। फिर है भाषा कार्य। भाषा कार्य में देखें, पहला है कत्वा प्रत्यय उदाहरण चुनो। कत्वा प्रत्यय का उदाहरण चुनना है, तो यहाँ पर हमें इसमें भी कत्वा प्रत्यय नहीं लग रहा है, इसमें भी नहीं लग रहा, इसमें भी नहीं लग रहा, इसमें लग रहा है मिलित्वा में, तो यहाँ पर ये कत्वा प्रत्यय हम यहाँ पर कत्वा मिलित्वा में चिन्ह कर देंगे, लगा देंगे। नमन्ति इत क्रियाया कर्मपदम किम, अब नमन्ति का कर्मपद क्या है? अच्छा, इसमें कर्मपद पूछा है नमन्ति का, तो नमन्ति का कर्मपद क्या होगा? वो किसको नमस्कार करते हैं? माता पिता को, तो यहाँ पर हो जाएगा, ये नहीं होगा, गा वाला उसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार आपकी ये वीडियो पूरी होती है। लंबी हो गई है क्योंकि मैंने सबको एक साथ में इसका उत्तर दे दिया है, तो आशा है ये आपको परीक्षा में आपके काम आएगी। तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।